चलो देखो, अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने देखा कि लंग्स का पूरा हमने स्ट्रक्चर देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मेन एक्सचेंज किसमें हो रहा था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसमें होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेन जो साइट है गैसियस एक्सचेंज की, वो क्या थी हमारी? एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई। सही है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि बेसिकली ये एक्सचेंज हो क्यों रहा है। ठीक है, एक्सचेंज हो कैसे रहा है। अच्छा हाँ, माइक फोन रुको, हम ये देखेंगे कि बेसिकली एक्सचेंज हो कैसे रहा है। तो हम सिर्फ एल्वियोलाई लेवल की बात करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई पे मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होता है, कंप्लीट एल्वियोलाई एक नेटवर्क से कवर्ड होती है। कौन सा नेटवर्क? ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क से, यानी कि एल्वियोलाई कैसा है, एक वस्कुलराइज टिश्यू है। कर तो दिया मैंने, माइक ऑन नहीं करा? कर दिया, हो गया मैम। हाँ। ठीक है, तो क्या देखा था हमने, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई वो पोर्शन है जहां पे बेसिकली गैस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, और एल्वियोलाई किससे कवर्ड है? ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क से वो कवर्ड होती है। ठीक है, और लंग्स का बेसिक फंक्शन क्या है? अगर हम बॉडी में बात करें कि लंग्स का फंक्शन है, तो लंग्स का क्या फंक्शन है? एक्सचेंजर ऑफ गैसेस। बेसिकली हमें ऑक्सीजन जो सप्लाई करनी है ब्लड को, वो हम लंग्स के थ्रू ही कर रहे हैं ना, या हम इसको और नॉर्मल वे में बोल दे तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, है ना। क्या हम बोल दें ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड? तो ये काम कौन कर रहा है? ये लंग्स ही कर रहे हैं ना हमारे। तो आज हम यही देखेंगे बेसिकली कि कैसे ये एक्सचेंज हो रहा है। सही है, चलो अब देखो पूरा प्रोसेस जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा था, एयर कैसे हमारे ट्रेवल करके एल्वियोलाई तक पहुंच रही है। अब इसके आगे क्या होगा, तो पूरा ओवरऑल प्रोसेस में अगर हम बात करें तो ये स्टेप्स है रेस्पिरेशन में। ठीक है, ब्रीदिंग के बाद अंदर क्या हो रहा है प्रोसेस, अंदर कैसे गैस या ऑक्सीजन या CO2 कैसे ट्रेवल करके पहुंच रही है टिश्यूज तक, और टिश्यूज से कैसे CO2 एल्वियोलाई तक वापस आ रही है। तो उसकी स्टेप्स देखो, पहली बात तो फर्स्ट स्टेप क्या था, ब्रीदिंग, या हम जिसको बोल रहे थे पल्मोनरी वेंटिलेशन। उसमें हम क्या कर रहे हैं, एयर को इनहेल कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन, हमने इनहेल करा, और CO2 रिच एयर को रिलीज कर दिया, यानी कि एक्सेल कर दिया। फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया ना प्रोसेस का, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एक बार इनहेल कर लिया, गैस अंदर आ गई, उसके बाद सेकेंड स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलर मेम्ब्रेन, अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, या हम इसको लिख सकते हैं बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, एक बार गैस जब अंदर पहुंची, ऑक्सीजन आपने इनहेल करा, अंदर पहुंच गया एल्वियोलाई तक, उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई से क्रॉस करके कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड स्टेप। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप में जिस ब्लड ने ऑक्सीजन लिया है, उस वो ब्लड उसको कहाँ लेके जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, दिस इज थर्ड स्टेप। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके ब्लड उसको कहाँ लेके गया, डिफरेंट टिश्यूज तक, जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं सब तक क्या पहुंचानी है, ऑक्सीजन पहुंचानी है ना। तो कौन पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा। ब्लड एक तरीके से क्या काम कर रहा है, ब्लड व्हीकल का काम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को, और कैरी करके कहां तक पहुंचा रहा है, टू डिफरेंट टिश्यूज। जितनी भी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, सबको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, ब्लड के थ्रू मिलेगी। ठीक है, तो ब्लड ने क्या करा, ट्रांसपोर्ट कर दिया गैसेस को, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद दोबारा से ब्लड से क्या होगा, रिलीज होके ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर जाएगी। जैसे हमने देखा कि सेकंड स्टेप में ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में जा रही थी, है ना।
अब यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेप में ब्लड से ऑक्सीजन रिलीज होके टिश्यू में जाएगी। ठीक है, हमारा फाइनल मोटिव क्या है पूरे प्रोसेस का? फाइनल मोटिव यही है ना कि टिश्यू को, यानी कि जो हमारी सेल थी उसको क्या मिले, उसको ऑक्सीजन मिल जाए, है ना, और वहां पे जो CO2 बन रही थी वो रिलीज हो जाए। यही मोटिव है ना, क्योंकि क्यों, सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? सेल नीड ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, या हम बोले तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, है ना, इसीलिए चाहिए थी ना ऑक्सीजन। और इसी प्रोसेस में क्या होता, CO2 रिलीज हो रहा था। तो जो रिलीज हो रहा था CO2, उसको एग्जिट भी तो करवाना है ना बॉडी में से। तो ये सब काम कौन करेगा? ब्लड की हेल्प से। ठीक है, तो लास्ट फोर्थ स्टेप क्या हो गया, ब्लड जो डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचा वो ऑक्सीजन को वहां पर क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, और टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाएगा। फिफ्थ स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज में क्या हुआ, वही जो मैंने नीचे लिखा, सेल्स ने क्या करा, ऑक्सीजन को यूज कर लिया डिफरेंट कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा पूरा प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस, है ना, क्रेब्स साइकिल, ये सब हमने जो देखा उसमें क्या हुआ, ये सब ऑक्सीजन हमारी यूज हो गई। और जो वहां पर CO2 बना, वो CO2 ब्लड ने दोबारा से लिया, टिश्यूज से क्या लेगा, ब्लड CO2 लेगा, और वो फिर लेके कहाँ आएगा, फिर वो यहाँ पर आएगा और फिर एल्वियोलाई को दे देगा। समझ आएगा बेसिक प्रोसेस? अब ये होगा कैसे, ये हम अभी देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. है ना, सीक्वेंस क्या है स्टेप्स का। चलो अब आगे देखते हैं। तो हम इसको बोल रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बेसिकली जो हम एक्सचेंज देखेंगे, तुम इस वाले स्टेप्स में देखो, हमने जो ये 5 स्टेप लिखे, इसमें एक्सचेंज 2 स्टेप में ही हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? एक एक्सचेंज तो इस स्टेप में हो रहा है, A स्टेप बोल दिया मैंने, ठीक है, और एक एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, B स्टेप में। फर्स्ट एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई और ब्लड के लेवल पर, ठीक है, और सेकेंड एक्सचेंज कहाँ पर होगा, ब्लड और टिश्यू के लेवल पर। ये देखो, ये लिखा है, फर्स्ट एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई और ब्लड के बेसिस पर, और सेकंड कहाँ हो रहा है, ब्लड और टिश्यू के साइड पर। ये चीज समझ आई? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम। बाकी सब बोलो, जो बोल नहीं रहा है वो बोलेगा। नो मैम। ठीक है, पहला कहाँ पे, ये एल्वियोलाई था और ये ब्लड कैपिलरी थी। तो फर्स्ट एक्सचेंज कहां पर होगा, यहां पर होगा, ऑक्सीजन आएगी, CO2 जाएगी, ठीक है। सिमिलरली ये ब्लड वेसल है, सिमिलरली जब ब्लड पूरी बॉडी में फैल गया तो क्या होगा, ये ब्लड कैपिलरी क्या टिश्यू तक लेके गई, ठीक है, और टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन वो रिलीज कर देगी और CO2 वहां से ले लेगी, ठीक है। तो ये 2 साइड्स हैं एक्सचेंज की। अब यहाँ पर एक्सचेंज बेसिकली होता कैसे है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 साइट्स लिखी है, ये ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे होगा। एल्वियोलाई प्राइमरी साइट एक्सचेंज की आपको पता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन अभी हम देखेंगे कि ऑक्सीजन क्यों ब्लड से एल्वियोलाई में गया, क्यों टिश्यू से ब्लड में गया, तो वो हम देखेंगे कि बेसिकल प्रोसेस या बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसके पीछे है सिंपल डिफ्यूजन। प्रिंसिपल क्या है उसके पीछे, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन तुमने सुना होगा कि कभी भी डिफ्यूजन होता है तो वो किस वजह से होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, या हम बोलें कि प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समझते हो सभी लोग, यानी कि हाई टू लो कंसंट्रेशन हमारी जो गैस है वो ट्रेवल करेगी, ठीक है, हाई टू लो। जहां पे हाई कंसंट्रेशन होगा वहां से निकल के गैस कहाँ चली जाएगी, लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैसे होगा, सही है। तो ये 2 प्रोसेस यहाँ लिखे हैं। अब फैक्टर्स देखते हैं कि एक्सचेंज बेसिकली हो किस बेसिस पर है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस एक्सचेंज को गैसेस के क्या बोलना चाहिए, CO2 और ऑक्सीजन के एक्सचेंज को इफेक्ट करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है प्रेशर या कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, ठीक है। अब ग्रेडियंट वर्ड सबको क्लियर हो गया, कोई बच्चे ऐसा तो नहीं है जिसको ग्रेडियंट वर्ड नहीं पता, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझ रहे, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस।
सेकंड पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी, कि ऑक्सीजन और CO2 की कितनी सॉल्युबिलिटी है, किसी मीडियम में मिक्स होने की कितनी टेंडेंसी है ब्लड में, ठीक है। थर्ड हमारा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, दिस इज एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलाई भी किसी चीज की बनी है ना, सेल्स की बनी है, तो उसकी भी अपनी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसको हम देखेंगे आगे, जब मैं आगे बताऊंगी। इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, सही है। फोर्थ पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया से मतलब है, हमने देखा था कि ट्रैकिया आया, ट्रैकिया डिवाइड हुआ किसमें, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर नीचे क्या हो रहा था, डिफरेंट पार्ट में डिविजन हो रहा था, और लास्ट में हमारे क्या थे, एल्वियोलाई आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, एक सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, पूरे रेस्पिरेशन के लिए एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा एरिया हो, ज्यादा मात्रा में क्या हो, गैस डिफ्यूज हो चुके, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या है, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो बिलियंस ऑफ सेल से कितना अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज हो रहा है, और कितनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो एक हाई एरिया चाहिए ना डिफ्यूजन के लिए भी। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली डिफ्यूजन किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया कितना प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सही है, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। देखो पहला समझो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। अब देखो यहां पे क्या होता है, हमने जब गैसेस को इनहेल करा, जब हमने एल्वियोलाई बनाया, इस एल्वियोलाई में यानी कि एयर इनहेल करने पे मिक्सचर ऑफ गैसेस ही आएगा ना, एक गैस तो आएगी नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट। तो जब हमने इनहेल करा तो ऑक्सीजन भी आया, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, वाटर कुछ मॉलिक्यूल्स भी आए होंगे, हो सकता है CO2 भी आए, ठीक है। तो इन सभी गैसेस के मिक्सचर, एक तरीके से हमने मिक्सचर को इनहेल करा। अब इस मिक्सचर में एक पर्टिकुलर गैस का कितना प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ठीक है। इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर है, यानी कि हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस जब इनहेल करा, तो हमें इंटरेस्ट किसमें है, हमें तो सिर्फ ऑक्सीजन में इंटरेस्ट है ना, बाकियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें किसमें इंटरेस्ट है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो एक मिक्सचर ऑफ गैस, दिस इज मिक्सचर ऑफ गैस, इस मिक्सचर ऑफ गैस में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल p से, जैसे स्मॉल p और O2, तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PCO2, ये क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे कि एक डायग्राम है ये, मान लो तुम्हारे पास क्या थी, तीन गैसेस थी, गैस A, गैस B और गैस C। तीन गैसेस ये पहले क्या थी, अलग अलग थी, तो ये क्या थे, ये थे इनके इंडिविजुअल प्रेशर, जब वो अलग अलग प्रेजेंट थी, इंडिविजुअल प्रेशर्स थे इनके कुछ, PA, PB और PC, ये लिखा हुआ है। लेकिन जब हम तीनों गैसेस को मिक्स कर दिया, इनका मिक्सचर बना दिया, एक सिस्टम में इन तीनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब जो इस मिक्सचर में ये एक गैस, गैस ये ए गैस जो प्रेशर क्रिएट कर रही है, ये PA है, यानी कि पार्शियल प्रेशर है ए गैस का, ठीक है। बी गैस जो प्रेशर क्रिएट कर रही है इस मिक्सचर में, वो पार्शियल प्रेशर है बी गैस का, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इंडिविजुअल गैस का, किसी भी एक गैस का मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो प्रेशर होगा, दैट इज पार्शियल प्रेशर। ये बात समझ में आ गई, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो गया, ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। और जब हम तीनों को अलग अलग कंबाइन कर देंगे, तीनों को एक साथ ऐड करके देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा पूरी मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो सेम कंडीशन हमारे पास है यहाँ पर, हमने जब गैसेस को इनहेल करा, तो हमारे पास क्या था, डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस हमने इनहेल करा, तो उस मिक्सचर में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, CO2 का कितना प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये पार्शियल प्रेशर क्या है, ये फिक्स है। देखो एटमॉस्फेयर एयर, जो एटमॉस्फेयर में एयर है, या हम उसको बोले एटमॉस्फेरिक एयर के केस में, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दीज आर फिक्स, ये लिखे हैं यहाँ पे 159 और 0.3,
किसमें लिखते हैं ये mmHg में, ठीक है, ये यूनिट है इसकी। दीज आर पार्शियल प्रेशर्स, ये गिवन है आपकी एनसीईआरटी में और ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट है, एल्वियोलाई के लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज, ये जब तक याद नहीं होंगे तब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि कहां से कहां गैस डिफ्यूज हो रही है, ठीक है। अब देखो ये होगा कैसे। मैम इसमें सभी वैल्यू जो है mmHg में है। हाँ, सब mmHg में, जो प्रेशर का कोई यूनिट होगा ना तो mmHg में ये सारी यूनिट्स, ठीक है, पूरा टेबल सही है। अब देखो होगा क्या फाइनली, एक एक करके करते हैं। पहली देखो साइट क्या थी, जो हमने गैसियस एक्सचेंज की फर्स्ट साइट देखी वो क्या थी, एक्सचेंज होगा गैसेस का बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, ठीक है, फर्स्ट साइट ये है। कैसे होगा देखो, ये हमने बनाया एल्वियोलाई, ठीक है, ऐसा बना दिया। इसके नीचे से क्या जा रही है, या ये किससे कवर्ड है, ये पूरी कवर्ड है हमारी ब्लड कैपिलरी से, ठीक है, दिस इज ब्लड कैपिलरी और ये हो गई हमारी एल्वियोलाई। अब हमने जो एयर इनहेल करी, एयर हमने इनहेल करी, ठीक है, इस इनहेल्ड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था, देखो यहां देख के लिखते हैं 104, देखो यहां लिखा है एल्वियोलाई में कितना है 104 एंड 40, ठीक है, सही है। एटमॉस्फेरिक एयर में कितना था 159 और 0.3 था, लेकिन जब ये एयर हमने इनहेल करके हमारे एल्वियोलाई तक पहुंची, कंडक्टिंग सिस्टम तक ट्रांसपोर्ट होके पहुंची नीचे एल्वियोलाई के लेवल तक, तब पार्शियल प्रेशर 104 और 40 बचा, ठीक है, इसको हम यहां पर लिखते हैं 104 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40, ठीक है। ऐसे ही ब्लड में कितना है 40 और 45, इसको लिखते हैं। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है ना, ब्लड कैसा आ रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड, जो ब्लड कैपिलरीज इसको सराउंड करे हुए हैं ना एल्वियोलाई को, उसमें जो ब्लड पहले आएगा वो कैसा ब्लड है, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन पुअर, ठीक है। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा 40 और CO2 का कितना है 45, ठीक है। तो हमें दो कंडीशन मिल गई कि ब्लड में कितना है और एल्वियोलाई में कितना है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, ऑक्सीजन के केस में यहाँ एल्वियोलाई में कितना है 104, ठीक है, यहाँ पे कितना है ब्लड के केस में 40, तो ये क्या था, ये एल्वियोलाई का केस है और ये किसका केस है, ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। हाँ मैम ये CO2 का पार्शियल प्रेशर मतलब ज्यादा इसलिए क्योंकि ये ज्यादा सोल्यूबल होती है O2 से। नहीं नहीं नहीं, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, अभी ये वैल्यूज बच्चों फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है। ये फिक्स इसलिए है क्योंकि ये रीडिंग एक तरीके से निकाली गई है कि कितना प्रेशर क्रिएट होगा, ये सॉल्युबिलिटी पे नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे तब आपको पता लगेगा किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड है। रुको रुको, पहले पूरी वाली बात सुन रही वाली, फिर बताती हूँ दोबारा, कहाँ चला गया, अरे कहाँ लिखा था, हाँ ये रहा, ठीक है। तो अभी लेवल देखो आप कितना दिखा रहे हैं, ये ऑक्सीजन का कितना था 104 mmHg एल्वियोलाई में, 40 इन द केस ऑफ ब्लड। तो देखे तुम हाई कंसेंट्रेशन कहाँ है एल्वियोलाई के लेवल पर और लो कंसेंट्रेशन किसमें है ब्लड में, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ डिफ्यूज कर जाएगी, एल्वियोलाई टू ब्लड, हाई टू लो जाएगी ना, डिफ्यूज कर जाएगी, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन यहां से निकल के कहाँ चली गई, ब्लड के अंदर आ गई, ठीक है। अगर हम CO2 का देखें, CO2 के केस में रिवर्स होगा, CO2 का लेवल 40 है इन केस ऑफ एल्वियोलाई, ठीक है,
और 45 है इन केस ऑफ ब्लड वेसल। सही है, तो ब्लड में हाई हो गई कंसेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर बोल लो आप, और एल्वियोलाई में क्या है, लो है। एल्वियोलाई टू ब्लड टू एल्वियोलाई, ऑक्सीजन CO2 विल डिफ्यूज। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो कैसे डिफ्यूज होगी, या हम इसको बोले कैसे एक्सचेंज होगी? बोलो बोलो, समझ आया नहीं? यस मैम, क्लियर। बाकी यस मैम। ठीक है, जब भी डिफ्यूजन होगा किस टर्म्स पे होगा, हाई टू लो कंसेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगी, गैस डिफ्यूज हो जाएगी। तो एल्वियोलाई और ब्लड का जो एक्सचेंज हो रहा है वहां पर ये कंडीशन है, और इसको ध्यान रखना है कि दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सही है, जब ये एक्सचेंज हो गया, अभी कैसे आया, लंग्स का काम यही है ना, ऑक्सीजन ब्लड को सप्लाई करना। तो जैसे ब्लड आया उसके पास ऑक्सीजन की कमी थी, इसको हमने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जब ये एक्सचेंज हो गया एक पॉइंट पे क्या होगा, कैपिलरी में यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। तो जब एक्सचेंज हो गया उसके बाद ये ब्लड कैसा हो गया, उसके बाद ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इसमें क्या हो गई है, इसमें ऑक्सीजन आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 95 और यहाँ पे हो जाएगा ये 40। ठीक है, अब क्या हो गया, क्योंकि ब्लड को ऑक्सीजन मिल चुकी है। देखो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के केस में क्या कंडीशन है, जब ब्लड को लंग्स के एल्वियोलाई के थ्रू क्या मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई, तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो गया 95 और CO2 का हो गया 40। समझ आई इतनी बात? बोलो। यस मैम। जो यस मैम। वैल्यूज ना थोड़ा सा आपको याद भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि इनके आसपास ही रहेगा ये। अब जब तक याद नहीं होगी तब तक फिर वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे कैसे डिफ्यूज हो रहा है। ठीक है मैम, ये बुक में भी है? हाँ, ये बुक में दिया हुआ है। सही है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट साइट पर एक्सचेंज। फर्स्ट साइट कौन सी है, एल्वियोलाई और ब्लड। एक्सचेंज किसमें हुआ, ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में। ऑक्सीजन कहाँ से लिया गया, एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन ब्लड को दे दिया और CO2 एल्वियोलाई को दे दी, जिससे क्या हो, CO2 बाहर एक्सेल हो जाए। सही है, अब जो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरीके से ऑक्सीजनेटेड क्यों बोल रहे हैं, ये ऑक्सीजन रिच हो गया है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाएगा, ये हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, अब ये जाता कैसे है, ये जाएगा हार्ट के थ्रू, लेकिन अभी हम हार्ट वाले पोर्शन को स्किप करते हैं क्योंकि हमने अभी वो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ये आती पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन लिखा जाता है, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करते अभी, नहीं तो फिर क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की बात हम कर रहे हैं। अब देखते हैं हम, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, ठीक है, ऑक्सीजन मिल गया ब्लड को, अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये पूरी बॉडी में जाएगा, क्योंकि इसको क्या करना है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन या CO2 का किसके बीच में, बिटवीन द ब्लड और टिश्यूज। ठीक है, अब ये देखो ये कैसे होगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई टिश्यू था, ये टिश्यू हो गया, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया टिश्यू के पास। इसमें क्या कंडीशन है, इसमें पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 95 और पार्शियल प्रेशर है CO2 का 40। ठीक है, टिश्यू के लेवल पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा 40 और PCO2 होगा 45। देखो यहाँ पे, ठीक है, टिश्यू के लेवल पे क्या है 40 और 45, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है 95 और 40। अब क्या होगा, सेम कंडीशन दोबारा से वही अप्लाई होगी, डिफ्यूजन होगा। सही है, ऑक्सीजन का कैसे होगा, देखो ऑक्सीजन 95 कहां पर है, ब्लड में। ठीक है, और टिश्यू लेवल पर कितना है 40,
ठीक है, तो हाई कहाँ हो गया, ब्लड में, और लो किस में है, टिश्यू में। तो ब्लड कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज कर जाएगा, ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, हाई टू लो, ऑक्सीजन ऐसे ट्रेवल कर जाएगा टिश्यू के अंदर, और इसके अपोजिट CO2 बाहर की तरफ यानी कि टिश्यू से ब्लड में ट्रेवल करेगा, डिफ्यूज हो जाएगा। उल्टा कंडीशन है, देखो CO2 कितना है, 40 है इन केस ऑफ ब्लड, ठीक है, और 45 है इन केस ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो ये किधर जाएगा, इधर, हाई से लो, हमेशा हाई से लो ही चलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, टिश्यू से ब्लड की तरफ CO2 विल डिफ्यूज। सही है, अब ये ब्लड कैसा हो गया, जब इसने ऑक्सीजन अपनी सप्लाई कर दी तो ये ब्लड हो गया यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इसमें दोबारा से फर्स्ट वाली कंडीशन रिस्टोर हो गई, PO2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे PO2 हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 45। सही है, समझ आ गई बात, बोलो कैसे होगा डिफ्यूजन, समझ में आया। दो साइट है बेसिकली एक्सचेंज की, पहला साइट है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, दूसरी साइट है हमारी टिश्यू और ब्लड के बीच में। ब्लड क्या काम कर रहा है, ब्लड बेसिकली व्हीकल का काम कर रहा है जो ऑक्सीजन और CO2 को सेल्स यानी कि टिश्यूज या फिर हम बोले ऑर्गन्स और लंग्स के बीच में सप्लाई करने का काम करेगा। बोलो यहां तक बात समझ में आई। बेसिकली थोड़े से ना ये वैल्यूज याद रखने हैं, ये वैल्यूज याद रहेंगे तो डिफ्यूजन का ऐसे लिखने को कहीं नहीं आता कि किसके बीच में क्या ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा जिससे कि माइंड में क्लियर हो जाए चीजें कि कैसे कहां पर कितना पार्शियल प्रेशर है कि जिससे गैस और CO2 क्या होगा, हमारा डिफ्यूज हो जाएगा। इस डायग्राम में देख लो, यहाँ पे भी वही चीज बनी हुई है, ये हमने इनहेल करी एयर, जो इनहेल्ड एयर थी एल्वियोलाई में उसका पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन और CO2 का 104 और 40। ठीक है, ये एल्वियोलाई के लेवल पर है। एल्वियोलाई में क्या आएगी, हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड आएगा, जिसमें क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, वो वाला ब्लड आपका लंग्स तक आया। ठीक है, लंग्स में क्या होगा, उसको ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे डिफ्यूज हो गई और CO2 यहाँ से रिलीज हो गई, तो ये ब्लड कैसा बन गया, ये ब्लड बन गया ऑक्सीजन रिच। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन रिच हार्ट के थ्रू कहां तक जाएगा, पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा। ठीक है, पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में इन्होंने एक टिश्यू दिखा दिया कि एक टिश्यू के लेवल पर क्या होगा, फिर वहां पर पार्शियल प्रेशर देखो, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का 95 है और टिश्यू का कितना होगा, ये 40 लिखा हुआ है, तो हाई से लो यानी कि ऑक्सीजन कहां से जाएगी, ब्लड से टिश्यू के अंदर ट्रेवल कर जाएगी, और टिश्यू में क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल एक तरीके से बार बार चलती रहेगी, क्योंकि बार बार ही सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वहां पे जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगी CO2 वहां से पिकअप करेगा ब्लड, और CO2 लेके कहाँ आएगा, लंग्स में आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या करना है, कंटिन्यूस CO2 बन रहा है, सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, CO2 बन रहा है, उस CO2 को क्या कराना है, हमें एक्सेल कराना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस हमें वहां से लेकर आना पड़ेगा ना, सेल्स से ब्लड लेकर आएगा, एल्वियोलाई में रिलीज कर देगा, एल्वियोलाई से क्या होगा, वो हम एक्सेलेशन के थ्रू बाहर एक्सेल कर देंगे, रिलीज कर देंगे, और ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन हम लेंगे एल्वियोलाई से, ब्लड उसको लेके जाएगा, डिफरेंट सेल्स को देगा। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। अब देखने वाली बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस किसकी हेल्प से हो रहा है, भाई जो हम बात कर रहे हैं कि ब्लड आएगा जाएगा, वो कैसे जाएगा, वो तो हार्ट के थ्रू जाएगा ना, पंपिंग का काम कौन कर रहा है, पूरा हार्ट करेगा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे करेगा, कौन सी वेन्स होंगी, कौन सी आर्टरीज होंगी। ठीक है, फिलहाल हमने क्या देखा, फिलहाल हमने ये देखा कि कैसे एक साइड तो ये हो गई एक्सचेंज की और दूसरी साइड ये हो गई एक्सचेंज की। ठीक है, यहाँ पे कौन सी साइड हो गई, बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, ये समझ आ गई ना बात, और दूसरी ये बी साइड कौन सी हो गई, बिटवीन ब्लड एंड
टिश्यू। ठीक है, इसके लिए एक और टर्म भी दिया गया है, जो ये वाली साइट होती है इसको बोल देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो अंदर ब्लड और टिश्यू के लेवल पर हो रहा है उसको बोल देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, बोलो, यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. मैम आज शांत लग रहे हैं बच्चे। कल छुट्टी नहीं थी क्या स्कूल की? कल भी बुला लिया था। मैं छुट्टी नहीं मैम हुई ना। एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। यस मैम, 1-1 घंटे की एक क्लास होती है। समझ सकती हूँ मैं इतनी ठंड में। कितने बजे से हो रहा है स्कूल? मैम 8:30 8:30 से 12:50। मैम 1:30 से 6 बजे तक। अच्छा, आप इवनिंग स्कूल में हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत रंग लाएगी एक दिन। पढ़ते रहो पढ़ते रहो। 8:30 से 12:30। और मैम कुछ टीचर का स्कूल में समझ नहीं आता, उनका 1-1 घंटा सुनना पड़ता है। यस मैम। सबसे टफ चीज तो यही है, जिस क्लास में नींद आ रही हो और उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो झेलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अटेंडेंस भी तो जरूरी है ना। अटेंडेंस का भी होता होगा ना थोड़ा सा पंगा। यस मैम, इसीलिए तो जाना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो दिस इज द साइट ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों बातें समझ आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, इसको थोड़ा सा देखना जाके। यही चीज तुम्हारी यहाँ पे इस वाले डायग्राम में भी वही चीज है। अब देखो यहाँ पे रेड और ब्लू क्यों दिखाया है? जब भी ब्लू ऐसे दिखाते हैं ना किसी भी डायग्राम में, अभी हम हार्ट वाले सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी देखेंगे, जब इसको ब्लू दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि इसमें ऑक्सीजन की क्या है, डेफिशिएंसी है। और ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड किस में आता है? मेनली राइट हार्ट में जाता है। अभी ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा। और लेफ्ट हार्ट वाले में होता है बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन आ चुकी है। और ऑक्सीजन कब आएगी? जब वो लंग्स के थ्रू क्या हो गया, पास हो गया। बेसिकली हो क्या रहा है, हार्ट से ब्लड निकला, किसमें गया, यहां से निकल के लंग्स में गया। ठीक है, लंग्स में क्या मिल गई उसको? ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन लेके वो दोबारा से हार्ट में आएगा। हार्ट के थ्रू पंप होगा कहाँ? डिफरेंट बॉडी को, बॉडी ऑर्गन्स को, सेल्स को। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ से दोबारा हार्ट में आएगा। जो भी ब्लड हार्ट से वो लंग्स के पास आ रहा है, ठीक है ना, लंग्स के पास क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है और जा रहा है, वो दोनों ही तरीके में हार्ट के थ्रू आएगा। समझ आई बात? कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पंपिंग ऑर्गन क्या है? पंपिंग ऑर्गन या सर्कुलेशन कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है ना। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि व्हाट इज दिस पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि लंग्स के में हम जो भी बोल रहे हैं ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया गया, वो कैसे आया और गया? वो हार्ट के थ्रू ही आएगा। ठीक है, पहले हार्ट से क्रॉस होगा, हार्ट कहाँ भेजेगा? लंग्स के पास भेजेगा, और लंग्स दोबारा हार्ट के पास भेजेंगे, और वहां से दोबारा फिर बॉडी के पास जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये देखा कि एक एक्सचेंज कहाँ हुआ, यहाँ पर ए साइड पर, और एक एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ पर बी साइड पर। ए वाले को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये लंग्स के लेवल पर हो रहा है, और ये टिश्यू के लेवल पर हो रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। दो पीरियड में होता है आफ्टर रिसेस। क्या बोल रहे हो? यमुना विहार में रहते हो क्या तुम? सही है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया फैक्टर जो एक्सचेंज। अभी सिर्फ हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वो नेक्स्ट टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या पढ़ते हैं? जो हम बोल रहे हैं ना कि ब्लड लेके गया ऑक्सीजन और CO2 को लेकर आया, वो लेके कैसे गया? ठीक है, और कैसे CO2 को लेकर आया, ये हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी सिर्फ हम एक्सचेंज देख रहे हैं कि कैसे वो डिलीवर कर रहा है और कैसे CO2 को उठा रहा है। सही है,
तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कैसे वेरी कर रहा है और कैसे कैसे एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, एक फैक्टर होता है नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि CO2 और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी का लेवल क्या है। देखा जाए तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 की सॉल्युबिलिटी इज मच हायर। कितनी? CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम्स हायर होती है इन ब्लड के केस में। ठीक है, ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज्यादा है। सही है, तो क्या होगा, जिसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसका डिफ्यूजन रेट भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान रखना है। यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्युबिलिटी की वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ CO2 विल बी हायर। सही है, तो ये ध्यान रखना है एक फैक्टर। थर्ड फैक्टर है हमारा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये किस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, यहां देखते हैं। जब हमने एल्वियोलाई के लेवल पर बात करी, जो हमारी ए साइट थी, जिसमें क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था गैसेस का बिटवीन किसके बीच में, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरी के बीच में। तो ये एक्सचेंज कैसे होगा, अब तुम ये सोचो, ब्लड की जो वेसल है, ब्लड कैपिलरी जो थी वो भी तो किसी चीज से ही बनी है ना, वो भी सेल से ही बनी है, और जो ये एल्वियोलाई है वो भी सेल से ही बनी है। तो एल्वियोलाई में जो सेल्स होती हैं, जो यहाँ पर सेल्स होंगी किसी गैस को पास होने के लिए, ठीक है, ये हमारी क्या थी, ये मेम्ब्रेन ब्लड की वेसल थी या कैपिलरी आप बोल लो इसको। ठीक है, इसकी भी कुछ सेल्स होंगी अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ सेल्स होंगी। तो ये दो मेम्ब्रेन हो गई, एक तरीके से दो लेयर मान लो। ठीक है, एक लेयर किसकी हो गई, फर्स्ट लेयर हो गई हमारी एल्वियोलाई की। ठीक है, सेकंड लेयर होती है बीच में, जैसे ये एल्वियोलाई है और ये ब्लड वेसल उसके पास से जा रही है, तो एकदम चिपकी हुई तो नहीं होंगी ना दोनों, बीच में कुछ गैप होता है, उस गैप को फिल करने के लिए एक एक्स्ट्रा बीच में सब्सटेंस या हम कहते हैं लेयर इज प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक तरीके से ये दोनों को क्या करेगी, होल्ड करके रखेगी। ठीक है, सेकेंड लेयर हो गई एक तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन। सही है, और लास्ट जो थर्ड है अंदर की तरफ, वो है क्या हमारी एंडोथीलियम। किसकी, एंडोथीलियम क्या है, एक लेयर है, इंटरनल लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो कोई भी गैस जब ट्रांसपोर्ट होगी, या तो CO2 इधर से, ऑक्सीजन इधर जा रहा है या CO2 इधर जा रहा है, तो वो क्या करेगी, वो गैस इसको लेयर्स को क्रॉस करके जाएगी ना। डिफ्यूजन कैसे होगा, पहले ऑक्सीजन इसको क्रॉस करेगी एल्वियोलाई की लेयर को। एल्वियोलाई की लेयर को क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम पढ़िए चैप्टर 8 में, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, बोलो ध्यान आ रहा है कुछ, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर पढ़ी थी ना, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ठीक है, तो जब भी गैस को पास होना है तो उसको कुछ लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा ना, ओपन तो कुछ नहीं है। एक तो ये होता कि भाई गैस क्या है, ओपनली प्रेजेंट है, कोई लेयर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बीच में बाउंड्री नहीं है, या हम बोले कोई वॉल नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे 3 वॉल है। पहला वॉल है एल्वियोलाई के लेयर का, यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम का। तो गैस कैसे पास होगी, पहले फर्स्ट लेयर को क्रॉस करेगी, फिर सेकेंड लेयर को यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, और उसके बाद एंडोथीलियम को क्रॉस करके कहाँ पहुंचेगी, तब वो यहाँ से ब्लड वेसल के अंदर या ब्लड कैपिलरी के अंदर पहुंचेगी। सिमिलरली CO2 को 3 लेयर्स क्रॉस करनी पड़ेंगी, तब वो कहाँ पहुंचेगी, एल्वियोलाई के अंदर पहुंचेगी। तो कहने का मतलब क्या है, इन तीनों को हम क्या बोल देते हैं, इन तीनों को मिला के हम बोल देते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिर रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, डिफ्यूजन किसके थ्रू हो रहा है, इन 3 लेयर्स के थ्रू क्रॉस करके ऑक्सीजन और CO2 इधर उधर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। अब दूसरी बात, इनकी थिकनेस 1 mm से भी कम होती है। ठीक है, 1 mm से भी कम थिकनेस है इनकी। सही है, तो जितनी कम थिकनेस उतना ज्यादा ही डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। अगर मान लो ये मल्टी लेयर होती,
मान लो एल्वियोलाई में जो मैंने सिंगल लेयर बनाई है, एल्वियोलाई में क्या है, ये सिंगल लेयर है बस। मान लो ये मल्टी लेयर होती, बहुत सारी लेयर्स होती, 4-5, तो क्रॉस कर पाती गैस? नहीं कर पाती ना, थोड़ी डिफिकल्टी से पास होती, हो तो जाती लेकिन डिफिकल्टी से पास होती, और टाइम भी ज्यादा लगता, डिफ्यूजन का रेट क्या हो जाता, स्लो हो जाता। लेकिन हमें कैसा चाहिए, हमें एफिशिएंट और फास्ट प्रोसेस चाहिए। तो ये क्या है, ये सिंगल लेयर है सिर्फ सेल की, ठीक है, और थिकनेस भी इसकी 1 mm से भी कम है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। बेसिकली 3 लेयर्स से बनी है। फर्स्ट इज स्क्वेमस एपिथेलियम, किसकी, एल्वियोलाई की। सेकंड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ देख लो, फर्स्ट स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो दोनों के बीच में है, ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में, और थर्ड है हमारी एंडोथीलियम। सही है। तो गैसेस कैसे ट्रेवल करेंगी, इनको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर से उधर ट्रांसफर होंगी। थिनर द मेम्ब्रेन मोर इज द डिफ्यूजन रेट। समझ आ गई ये बात, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना इसको कि किस किस लेयर से मिलके, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी इसको बोल देते हैं, कि ये किस मेम्ब्रेन से या किस लेयर से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ है दोबारा से वही कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कितना है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यानी कि वही जो मैंने अभी पीछे बताया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, कि कितना एरिया वो कवर कर रही है। मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द डिफ्यूजन, है ना। जितना ज्यादा एरिया मिलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन का रेट हमारा फास्टर होगा। साथ के साथ थिकनेस देखो कितना लिखा है, इज लेस देन अ मिलीमीटर, 1 mm से भी थिकनेस इसकी कम होती है, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात। दिस इज फर्स्ट लेयर एल्वियोलर, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन सेकंड। सारे बच्चे नींद में हो गया तुम आज। थर्ड इज क्या है, ये एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। बोलो, सब सो रहे हैं, आधा चल रहा है, ठंड हो रही है ना, सोना भी जरूरी है। सही है। अब देखो लास्ट पॉइंट यहाँ पे यही लिखा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में जो एक्सचेंज होगा, लंग्स के लेवल पर, 2 साइड्स है ना, तो लंग्स की साइड पर, या हम बोले लंग्स के लेवल पर जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। और जब टिश्यू लेवल पर ब्लड एक्सचेंज, ऑक्सीजन और CO2 क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, उनका एक्सचेंज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो बेसिकली आज हमें ये देखना है। तो हमने क्या देखा, हमने पूरे में टॉपिक में ये देखा कि कैसे एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज, लेन देन ही तो हो रहा है ना एक तरीके से CO2 और ऑक्सीजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अब गैस का ट्रांसपोर्ट, जो ब्लड ने ऑक्सीजन ली एल्वियोलाई से, वो उसको लेकर कैसे गया, कैसे ट्रांसपोर्ट करा उसने, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब इस ट्रांसपोर्टेशन में भी देखो, एक है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ऑक्सीजन लेकर जानी है, और CO2 क्या करनी है, लेकर आनी है, कहां से, टिश्यूज से, ठीक है। टिश्यूज से CO2 लेके कहां आनी है, लंग्स में आनी है ब्लड को, और लंग्स से ऑक्सीजन लेकर कहाँ जाना है, टिश्यूज में जाना है। तो बेसिकली होता कैसे है, किस किस फॉर्म में होगा, सही है। तो पहला फॉर्म है ऑक्सीजन के लिए ब्लड प्लाज्मा, कुछ ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होके जाएगी, लेकिन जो मेजर पोर्शन है ऑक्सीजन का, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है। क्या बनाएगा वो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। 97% ऑक्सीजन इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ओनली 3% विल ट्रेवल, ठीक है। तो दिस इज द मेजर एरिया जिससे ऑक्सीजन क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। ऐसे ही हम CO2 की बात करें तो वो 3 तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बन के ट्रेवल करेगा। सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, कार्बामीना हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रेवल करेगा, या एस बाइकार्बोनेट, ये 3 तरीके से ट्रेवल करेगी, ठीक है। एक्सचेंज हमने देख लिया कि एक्सचेंज हो रहा है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से, लेकिन पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट कैसे हो रही है, कैसे टिश्यू से लंग्स तक जा रही है और लंग्स से टिश्यूज तक आ रही है,
तो वो ट्रांसपोर्टेशन किस किस फॉर्म में होता है ये हम अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पूरा देखेंगे और ये ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ में क्या है, क्या कैसे कैसे होता है। सही है, तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या? नो मैम। सब सो रहे हैं आज। कौन कौन बिल्कुल पैक होके बैठा है ये बताओ जरा, बिल्कुल रजाई में बेड पे कोई तो बैठा होगा मजे में, सिर्फ मुंह बाहर निकाल के, है ना? तो बढ़िया नींद भी आ रही होगी अगर खाना खा लिया होगा।